हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस नंबर 11 है। इससे पहले हम 10 प्रैक्टिस करवा चुके हैं, तो यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लें। सभी वीडियो आपको एक साथ प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। यहाँ पर हम डेली सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और यहाँ पर अभी हम CDP की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आप लोग डेली इसको देख सकते हैं एंड अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, तो वह क्या कहलाती है? वाचन वैकल्य, स्वलीनता, अधिगम असहायता, अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, विकार। तो जो बच्चा है उसको यहाँ पर पढ़ने में समस्या है, क्योंकि वह पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या फिर प्रतिस्थापित कर देता है या फिर उनको उल्टा कर देता है, यानी कि उसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला वाला यानी कि वाचन वैकल्य सही हो जाएगा। इसी को ही कहते हैं पठन वैकल्य। निम्न में कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? अधिगम पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ याद करवा दिया जाए बच्चों को। एंड अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है, या फिर अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा ही मापा जा सकता है। तो ये बात भी गलत है। एंड अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ शिक्षक द्वारा ही जानकारी मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकेंड नंबर है कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। जब बच्चे गलतियाँ करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए। महत्व हमें देना है बच्चों को। उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक वे गलती करना छोड़ ना दें। तो ये भी एक तरीके का दंड है, ऐसा नहीं करना है बच्चों के साथ। उन्हें कक्षा में एक अलग खंड में बैठाना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना है। शिक्षक को बच्चों की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। तो यही बात यहाँ पर सही है कि बच्चा यदि गलती कर रहा है तो फिर हमें समझना है कि बच्चा गलती क्यों कर रहा है, आखिर वह किस तरीके से चीज़ों को सोच रहा है, समझ रहा है, जो उससे गलतियाँ हो रही। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप उससे बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परिवेश की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आनुवंशिकता का प्रभाव है उसे बदला जा सकता है। आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है जबकि परिवेशीय कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर हमने जब विकास को समझाया था तो बताया था कि कुछ भी ये नहीं कहा जा सकता कि आनुवंशिकता न्यूनतम है या जो परिवेशी कारक यानी कि पर्यावरण है वो न्यूनतम है। मतलब ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा है, तो किसी को कम या ज़्यादा नहीं कह सकते, ये बात भी गलत है। एंड आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता, तो ये भी गलत है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। तो यही बात सही है कि जो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। भाई जैसी जिसको आनुवंशिकता मिली है या जैसा परिवेश मिला है तो उसी के सापेक्ष सभी के जो विकास के जो प्रभाव हैं वो अलग अलग होंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 नंबर सही है। अगला है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? केंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण, या फिर विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, सकर्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चा है वो संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता और तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है
वो हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा कि विकेंद्रीकरण और प्रतिवर्तीयता, क्योंकि बच्चा जो है वो संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान भी कर ले रहा है और उसके अंदर तार्किकता भी है, तो ऐसे में उसके अंदर जो विकेंद्रीकरण है और प्रतिवर्तीयता पाई जाएगी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? अध्यापकों की उनकी क्षमता के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं। तो बात यहाँ पर ये है कि जो कोई बच्चा है वो वंचित पृष्ठभूमि का है, तो ऐसे में उनके जो विकास या अधिगम से संबंधित चीज़ें हैं, तो कौन सा कारक उनके लिए जोखिम वाला हो सकता है? तो यदि अध्यापक उनके प्रति नकारात्मक सोच रखता है तो ये एक जोखिम वाली बात है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा। और उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एंड अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर अन्य विद्यार्थियों से अलग उनकी पृथक रूप से पहचान बनाने पर जोर देना चाहिए? तो ये काम नहीं करना है, क्योंकि हमें बच्चों को पृथक नहीं करना होता है। इसके अलावा उन्हें बाह्य प्रोत्साहन देकर अभिप्रेरित करना चाहिए, तो ये भी नहीं करना है। विद्यालय द्वारा उनके लिए अभिकल्प लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए उन पर बड़ा दबाव डालना चाहिए, तो दबाव नहीं डालना है, ये भी बात गलत है। ऑप्शन हमारा पहला वाला कि उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है? विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं और चुनौती देते हैं। विचारक कथनों में तथ्यों की सत्यता और तर्क की संगतता की जांच करते हैं, या फिर विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते। विचारक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाशते हैं। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देगा, यानी कि हमें नहीं वाला बताना है। तो पहला भी सही है, क्योंकि आप जब तर्क करेंगे तो जो भी कोई कथन है तो उसके संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करेंगे और चुनौती देंगे। इसके अलावा विचारक जो है कथनों की तथ्यों की सत्यता और तर्क संगतता की जांच भी करेगा। एंड विचारक जो है परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते हैं, तो यही बात यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन हमारा यही वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है, सिर से पैरों की ओर? तो जो विकास सिर से पैरों की ओर है, ये विकास का सिद्धांत होता है शीर्षगामी सिद्धांत, यानी कि जो विकास है हमारा वो सिर से पैरों की तरफ होता है और ये शीर्षगामी सिद्धांत कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? संवेग, सांस्कृतिक संदर्भ, परिपक्वता, रुचि। तो ये सभी चीज़ें अधिगम को प्रभावित करती हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा। अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिता ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि उसने अपने पिता को उसकी गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? तो कहने से मतलब ये है कि जो सारा है वो अपनी बहन को चिढ़ा रही है, क्योंकि सारा की जो गिलास है वो लंबी है और उसकी बहन की जो गिलास है वो छोटी है। बट ऐसे में जो उसकी बहन है वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि उसको पता है कि दोनों ही गिलासों में बराबर है। लेकिन सारा इस चीज़ को अभी नहीं समझती। तो सारा क्या प्रदर्शित करती है, यहाँ पर हमें सारा के बारे में बताना है। तो केंद्रीकरण, जीववाद, क्रमबद्धता या फिर वर्ग समावेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला वाला यानी कि केंद्रीकरण सही होगा, क्योंकि जो सारा है वो एक ही केंद्र पर केंद्रित है, वह सभी बच्चों को समझ नहीं पा रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। जेंडर जन्म के समय निर्धारित होता है, आनुवंशिक विशिष्टताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, या फिर सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, या एक आंतरिक गुण है? तो जेंडर के बारे में हमने बताया है कि यह एक सामाजिक संरचना है। एक विद्यार्थी जिसे ADHD यानी कि अवधान न्यूनता क्रियाशीलता विकार है,
को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है? उच्च संरचना कक्षा जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेशन से होता है, कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करते हैं, कक्षा जहां विद्यार्थी पूरी समय निर्धारित सीट पर बैठते हैं, या फिर कक्षा जहां अध्यापक उच्च निम्न चिंतन स्तरीय कार्य जटिल अनुदेशन द्वारा देता है। तो ऐसा भी नहीं, ये भी गलत है। एंड ऑप्शन जो पहला वाला है कि उच्च संरचना कक्षा जहां मुख्यतः शिक्षक मौखिक अनुदेशन से होता है, मतलब जो शिक्षण है, तो ये भी गलत है। और जो ऑप्शन है सेकेंड नंबर कि जहाँ पर लचीली समय सारणी है और बैठने की व्यवस्था भी लचीली है और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के अपने अनुभव को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका कारण है? व्यवहारवाद, प्रत्यक्ष निर्देशन, सामाजिक संरचनावाद या फिर पाठ्य पुस्तक आधारित अध्यापन। तो विद्यार्थियों को त्योहारों के मनाने के अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देना, ये होता है सामाजिक संरचनावाद। तो ऑप्शन यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव नहीं करना चाहिए। ये बात सही है कि बच्चों के अंदर हमें असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना है। एंड इसका कारण है कि अर्थपूर्ण अधिगम हो सके, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा महसूस करें। तो ये बात भी सही है। इस वजह से ऑप्शन हमारा ए और आर दोनों ही सही हैं एंड आर सही व्याख्या करता है ए की, ये बात सही है। बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन या फिर दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, यानी कि जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है और जो विकास है वो गुणात्मक होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर थर्ड नंबर सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं, मतलब अक्षम रहते हैं, अभी असक्षम हैं। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा? संवेदी पेशी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या फिर मूर्त संक्रियात्मक। तो मतलब जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, अपने विचार भी साझा करते हैं और सांकेतिक वस्तुओं को भी दर्शाते हैं, लेकिन संरक्षण करने में अभी असक्षम है। तो ये जो अवस्था होती है ये हमारी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 2 से 7 वर्ष वाली। इसी में जो बच्चा होता है वो अभी संरक्षण करने में सक्षम नहीं होता। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर व पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? मतलब हमें ऐसा काम नहीं करना है कि महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने, मतलब हम ऐसे उदाहरण दें कि महिलाओं को नर्स व अध्यापिका के रूप में दिखाएं एंड जो पुरुष हैं उनको डॉक्टर या पायलट के रूप में दिखाएं। तो इस चीज़ तक हमें नहीं सीमित रखना है, क्योंकि इससे जो है वो क्या चिन्हित होता है? जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर रूढ़िबद्ध लचीलापन या फिर जेंडर समरूपता। तो इससे जो है वो चिन्हित होता है जेंडर रूढ़िबद्धता। इस वजह से हमको ऐसा काम नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी? कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने के अवसर देना, तो अवसर देना चाहिए बट यहाँ पर नहीं वाला पूछा गया है। विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना या फिर बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग करना या समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठाने की व्यवस्था करना। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कौन सा प्रभावशाली नहीं रहेगा। तो जो प्रभावशाली नहीं रहेगा वो रहेगा फोर्थ नंबर की समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठाने की व्यवस्था करना। तो बच्चों को पृथक पृथक नहीं करना है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? सामाजिक संरचनावादी,
व्यवहारवादी, सूचनात्मक प्रक्रियाकरण या फिर संरचनावादी। तो किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? तो सामाजिक संरचनावादी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे? वह अध्यापक जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित हैं। जब वह देखती है कि उसके विद्यार्थी दिए गए अनुसार कार्य नहीं करते, वह उन्हें फटकारती है। तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं करना है। बच्चों को डांटना फटकारना नहीं है। वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है। या फिर वह अध्यापिका जो नियमित रूप से कोई एक गतिविधि करती है और दूसरी सुविधा के लिए उस गतिविधि पर रोक देती है और फिर पुनः पहली वाली गतिविधि ही करवाती है। यानी कि एक अध्यापिका जो एक ही गतिविधि को बार बार करवा रही है, दूसरी गतिविधि को वह रोक देती है। तो एक ही गतिविधि बार बार नहीं करवानी। एंड अगला है वह अध्यापक जो विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वह एकदम सीधे बैठें और अपना पूरा ध्यान श्याम पट्ट से नकल उतारने पर रखें। तो ऐसा भी हमको नहीं करना है। यानी कि हमने पहला ऑप्शन कट किया, तीसरा वाला और फोर्थ वाला भी। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल है? दोस्तों के साथ दौड़ना, धागे में मोती पिरोना, सीढ़ियाँ चढ़ना या फिर खरगोश की तरह फुदकना। तो ऐसा क्वेश्चन डेली ही लगभग डिस्कस होता है। यहाँ पर सूक्ष्म गतिक कौशल पूछा है, तो जो सूक्ष्म गतिक कौशल है वो कौन सा होगा? धागे में मोती पिरोना। उसके अलावा जो दौड़ना है, सीढ़ियाँ चढ़ना, खरगोश की तरह फुदकना, ये सभी कैसे हैं? ये हैं स्थूल कौशल। अगला क्वेश्चन, सीता एक साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना चाहती है। तो बदलाव करना क्या कहलाएगा? समावेशन, संतुलन, समायोजन, असंतुलन। तो जब भी बदलाव की बात आती है, यानी कि अपनी जानकारी में कुछ परिवर्तित करना होता है, इसका मतलब आप अपनी जानकारी को समायोजित करेंगे। यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। और जब बदलाव ना करना हो, ऐसे ही शामिल करना हो, तो वहाँ पर होता है समावेशन। बट यहाँ पर बदलाव किया जा रहा है, तो यहाँ पर होगा हमारा समायोजन। अगला क्वेश्चन है, लड़की की तरह ना रो तुम लड़के हो। पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है? जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़वादिता, जेंडर साम्यता, जेंडर समानता। तो ये कहलाता है हमारा जेंडर रूढ़िवादिता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको भाषा को शुद्ध स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक विद्यार्थी है तो वो यहाँ पर जो स्कूल की भाषा है और जो उसकी कस्बे की भाषा है उसमें वह बार बार फेरबदल कर देता है। मतलब उसकी जो स्थानीय भाषा है, तो जाहिर सी बात है कि जो स्थानीय भाषा होती है वो बोलने की आदत होती है, तो इस तरीके से उससे फेरबदल हो जाता है। और विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए। तो विशेष शिक्षा वाला जो विद्यालय है वहाँ पर भी नहीं उसको भेजना, साथ में ही उसको पढ़ाना है। इसके अलावा अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए या फिर भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए। तो फटकारना भी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? दंड का प्रयोग करके, विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, बच्चों को सही संप्रत्यय का रट्टा मारने के लिए कहकर, बारंबार वेधन और अभ्यास द्वारा। तो वेधन और अभ्यास या रट्टा मारना या फिर दंड का प्रयोग हमें नहीं करना है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है? छात्रा के अप्रेरण में वृद्धि करता है, छात्रा के अप्रेरण पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता, या फिर छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे
अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। तो बात यहाँ पर यही वाली सही हो जाएगी, क्योंकि जो छात्रा है वो मान रही है कि वह परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। तो इसका मतलब ये है कि छात्रा जो है वो कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाती है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर तीसरा सही है। और अगला है कि लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित है, सामाजिक संरचना, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद या फिर सार्वभौमिकता पर। तो जो लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो आधारित है सामाजिक संरचना पर। एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई ये रणनीति क्या कहलाती है? खंडीकरण, कूट लेखन, स्वगीकरण या फिर अनुकूलन। तो क्योंकि जो अध्यापिका है वो 10 अंकों के फ़ोन नंबर को 3-4 अंकों के समूह में बांट करके याद करवाती है, तो वह वहाँ पर खंडीकरण कर रही है, यानी कि उसको खंड खंड में बांट करके याद करवा रही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर रट्टा मार कर सीखने को प्रोत्साहित करना, और शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखे गए उत्तरों की नकल करना। तो नकल नहीं करना है एंड संदर्भ रहित अधिगम को भी बढ़ावा नहीं देना है, हमें संदर्भित चीज़ें बच्चों को पढ़ानी है। एंड ऑप्शन हमारा सेकेंड वाला सही हो जाएगा कि समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।